Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, our today's topic is Iltutmish, who is a very important personality of slave dynasty, or you may say Ghulam वंश in the period of दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया हुआ था 5 वंश थे। हाँ, जिसमें पहला वंश गुलाम वंश, उसके बाद यानी स्लेव डायनेस्टी, फिर आप खिलजी वंश पे आएंगे। खिलजी वंश के बाद आप आएंगे तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और अंतिम वंश लोधी वंश। तो पहला वंश जो दिल्ली सल्तनत का होगा वो गुलाम वंश होगा, और उसका एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी इल्तुतमिश है। देखिए, इल्तुतमिश के बारे में हमने अब तक जो पढ़ा है, आप जानते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। पिछला वीडियो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक पे था, ठीक है, और हमने जो देखा कि 3 मुस्लिम इन्वेजन भारत पे होते हैं। 3 मुस्लिम इन्वेजन, पहला होता है यहां सिंध पर, इस सिंध वाले पार्ट पर पहला इन्वेजन होगा, इस सिंध वाले पार्ट पर 712 एडी में, 712 एडी में, और ये होगा सफल आक्रमण सिंध पर। ये होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम का, जो एक तरह से अरबों का आक्रमण था, ठीक है। भारत में उस समय सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती, मुस्लिम रूल की स्थापना नहीं हो पाती। दूसरा फिर होता है 1000 एडी से लेकर आपका 1027 एडी तक दूसरे आक्रमण के तहत बेसिकली ये तुर्क आक्रमण है। तो ये होता है गजनी से, ये अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है गजनी, यहां से होता है महमूद गजनवी का, ठीक है। ये तुर्क था, बेसिकली ये तुर्क थे, अफगानिस्तान पे इन्होंने पकड़ बनाई थी। तो पहला तुर्क आक्रमण होगा। पहला तो आक्रमण मुस्लिम आक्रमण अरबों का आक्रमण हो जाएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में सिंध पे आक्रमण करता है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। दूसरा आक्रमण तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी का, महमूद गजनवी का आप कह सकते हैं, गजनी से, अफगानिस्तान के गजनी से 1000 एडी से 1027 एडी के बीच में 17 रेड करता है। लेकिन उसका मकसद भारत में सिर्फ लूटमार करना, संपत्ति लूटना और वापस जाना था, वो चला जाता है। फिर एक और मुस्लिम इन्वेजन होता है, और ये भी तुर्क है। तीसरा मुस्लिम इन्वेजन, ये भी तुर्क आक्रमण है, जो कि होगा मोहम्मद गोरी का, और ये भी अफगानिस्तान वाले पार्ट से ही होगा, गोर और गजनी से, ठीक है। ये गजनी है तो ये गोर है, और इधर हेरात है। ध्यान रखिएगा, हेरात और गजनी के बीच में हमेशा ये गोर है। तो मोहम्मद गोरी गजनी और गोर से कई अटैक भारत में करेगा। ये 12वीं शताब्दी में होता है, ठीक है। तो ये तीसरा आक्रमण है, तीसरा मुस्लिम आक्रमण, और इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। यानी एक अरब आक्रमण है मुस्लिम आक्रमण में, और 2 तुर्क आक्रमण है। अरब आक्रमण में 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्क आक्रमणों में पहला मोहम्मद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गोरी का, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी का यह आक्रमण होगा। उसके बाद मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है कब? 1206 एडी में, 1206 एडी में, और 1206 एडी में डेथ होने के बाद उसका एक स्लेव, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्पिटेंट स्लेव, यानी कि गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। ये हमने बताया, यही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत। तो यह स्थापना कर देता है। तो मोहम्मद गोरी के बाद ऐबक जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, अपने भारतीय प्रदेशों की, जो भी भारतीय जो उसके विजित क्षेत्र थे, उन प्रदेशों की जिम्मेदारी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी, क्योंकि ये इसका सबसे प्रिय और कॉम्पिटेंट स्लेव था, और जितने भी इंडियन एक्सपीडिशंस हुए थे उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है 1206 एडी में। 4 साल तक इसका शासन होता है, और 4 साल तक ये मतलब 1206 से लेकर 1210 तक, हाँ, 1210 एडी तक, 1210 एडी तक, 1210 एडी तक, यानी 1210 ईस्वी तक ये शासन करता है 4 सालों तक। और उसके बाद चौगान खेलते समय, चौगान का मतलब पोलो होता था, इसकी मौत हो जाती है 1206 एडी में। उसके बाद आराम सा कुछ बहुत ही कम समय के लिए बनेगा,
ठीक है। आराम शाह, कहीं लिखा होगा कि आराम शाह उसका वंशज था, रिलेटिव था, या कहीं देता है कि कहीं इसका कोई बेटा भी कहीं कहीं दे देता है, लेकिन जो भी है आराम शाह मोस्ट इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अयोग्य, ठीक है। तो उसके बाद आराम शाह बहुत ही ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, अयोग्य है। तो जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के नोबल्स हैं, वो इल्तुतमिश को बुलाते हैं। ये इल्तुतमिश उस समय बदायूं का इक्तादार है, ठीक है, बदायूं का इक्तादार है, यानी कि बदायूं का गवर्नर एक तरह से। इक्ता को मैं समझाऊंगा, आज हम समझेंगे। और फिर इल्तुतमिश जो है शासक बनता है, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश के बारे में मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी आता है, भारत में आक्रमण करता है, भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी ऐबक को देता है। ऐबक 4 सालों तक शासन करता है, 4 वर्षों तक। उसकी मौत होती है, फिर आराम शाह आता है, और आराम शाह के बाद ये इल्तुतमिश आएगा। कैसे आएगा ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये इल्तुतमिश की बात होती है। 1210, कहीं कहीं 1211 भी देता है, इसलिए इल्तुतमिश का जो शासन काल है, देखिए कहीं आपको देगा 1210 से शुरुआत होती है, कहीं आपको 1211 से देता है। तो 1211 से लेकर 1236 एडी तक इल्तुतमिश का जो है शासन काल है, ठीक है। तो गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, कहीं कहीं कभी कभी एग्जाम में अर्थ मीनिंग भी दे देता है कि इल्तुतमिश का मतलब क्या है। तो इल्तुतमिश का मतलब है साम्राज्य का रक्षक, ठीक है, डिफेंडर ऑफ या प्रोटेक्टर ऑफ द एम्पायर। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि कई बार नाम का अर्थ पूछ देता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश का पूरा नाम वैसे क्या था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो हम इसको देखने वाले हैं, देखिए इल्तुतमिश के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ ये शासक कैसे बना, यहाँ पे जो मैंने चर्चा की थी कि आराम शाह आता है और फिर इसमें एक लड़ाई होगी, दोनों में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद इसके साथ समस्याएं क्या क्या थी जब शासक बना, और कुछ उपाधियों को देखेंगे। इसके बाद देखिए 2 से 3 वीडियो होगा इस पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और ये तो अभी देख ही रहे हैं। उपाधियों के बाद हम देखेंगे किन किन स्कॉलर्स को, विद्वानों को इसने संरक्षण दिया, इसके प्रशासनिक इंपॉर्टेंट प्रशासनिक कार्य, और कुछ आर्किटेक्चर वाले हिस्से में इसने कौन कौन से काम किए वो हम देखेंगे। और उसके अलावा जो इसके कुछ प्रमुख एनिमी हैं, ताजुद्दीन यल्दौजवी मैं बताऊंगा, नसरुद्दीन कबाचा, उसके अलावा आपको बंगाल में विद्रोह होता है, मंगोलों का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं भी है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम जैसे इक्ता व्यवस्था हो गया उसकी चर्चा कर लेंगे, प्रशासन में न्याय व्यवस्था पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए जीतल और टन का, उसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये सब हम आज चर्चा करेंगे। चहलगानी की चर्चा करेंगे, 40 लोगों का एक ग्रुप है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सब आज हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन से हम शुरू करते हैं, और यहां देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बस देखते जाइए। इसके पिता इलम खान, ठीक है, ये इलबरी तुर्क है। इलबरी तुर्क का मतलब तुर्कों की एक शाखा होती थी, इलबरी तुर्क, तो ये इलबरी तुर्क है। उसके बाद आप देखिए शमशी वंश। अब यहां पे समझिए गुलाम वंश, वैसे तो गुलाम वंश कहा जाता है, बस देखते जाइएगा गुलाम वंश, लेकिन गुलाम वंश को भी इतिहासकारों ने 3 वंशों में बांट दिया। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था उसे कहा गया, क्योंकि फाउंडर यही है दिल्ली सल्तनत का, उसको कहा गया कुतुबी वंश या कुतुबी डायनेस्टी। इसके वंश को शमशी वंश कहा गया, क्योंकि शमशी वंश इसका होगा, तो शमशी वंश कहा गया, शमशी वंश का कहा गया, उसी से बिलोंग करता था। और इसके बाद बर्बनी वंश आ जाएगा। ये तीनों गुलाम वंश के ही तहत है। तो गुलाम वंश में 3 वंश, कुतुबी, शमशी और बर्बनी, गुलाम वंश के तहत आएंगे, ठीक है। और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के तहत आएगा। उसके बाद देखिए ये स्लेव है, किसका? दामाद, स्लेव भी है और दामाद भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए ये जो ऐबक जो देखिए मोहम्मद गोरी का स्लेव यानी गुलाम कौन था? ऐबक था, और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, ठीक है। अभी इसको समझेंगे, स्लेव और दामाद। बाद में अपनी बेटी से शादी भी कर देगा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका दास भी है, गुलाम भी है और दामाद भी है। कौन?
इल्तुतमिश किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, स्लेव एंड दामाद ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप स्लेव का मतलब में बार बार ये मत समझिएगा कि गुलामों से अमानवीय व्यवहार होता था, नहीं, ऐसा नहीं था। तुर्क मतलब तुर्की में एक और सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में ये प्रथा थी कि गुलाम खरीदे जाते थे और उनको सैनिक सेवा या अन्य सेवाओं में लगाया जाता था, उनको पढ़ाया लिखाया जाता था, विशेष प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, लेकिन उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से रखा जाता था उनको। ठीक है, अब देखिए ये गुलाम तो है, लेकिन दास्ता से मुक्ति इसको 1205 में एडी में, यहां पर लिख लीजिए, एडी लिख देता हूं मैं, 1205 एडी में इसको मिलती है। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, क्या जान, देखिए मैंने ये तो बता दिया कि गुलाम था ये किसका? इल्तुतमिश का। अब इसके बारे में क्या है कि अगर इसके बचपन को हम देखें तो ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में पैदा होता है। देखिए यहां पे समझिएगा, भारत आज का पाकिस्तान जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और ये अफगानिस्तान के ऊपर यहां पर देखिएगा तो ये ईरान वाला पार्ट है। ठीक है, ये देखिएगा कि ये ईरान वाला पार्ट है। ठीक है, ये ईरान वाला पार्ट है। ठीक है, ये ईरान वाला पार्ट है। इसके ऊपर यहां से देखिएगा तो मध्य एशिया का पार्ट है, मध्य एशिया, इसके ऊपर मध्य एशिया होता है, यानी सेंट्रल एशिया होता है। तो यहां पे समझ जाइएगा, इसमें 5 कंट्री आज के समय में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो मध्य एशिया में ये पैदा होता है और ये बहुत ही खूबसूरत है, हैंडसम है। बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए, हैंडसम है, सुंदर है। इसके पिता इलम खान जो है बहुत मानते हैं इसे, इसलिए इसके भाइयों को इससे बहुत ज्यादा जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो एक बार पिता नहीं है तो इनको स्लेव के रूप में ये इल्तुतमिश को बचपन में बेच देते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश उसके बाद बुखारा आता है, बुखारा में उसका अर्ली लाइफ होता है, अपना प्रारंभिक जीवन वो बुखारा में एक गुलाम की तरह और स्लेव की तरह वो जीता है। लेकिन फिर स्लेव का मतलब मैंने बार बार कहा कि आप मत समझिएगा कि ये अमानवीय व्यवहार होता है, नहीं। उसके बाद स्लेव के तौर पे इसे गजनी ले आया जाता है, लेकिन गजनी कहां है भाई? यही अफगानिस्तान में ये गजनी है, समझ जाइएगा, यही अफगानिस्तान में गजनी है। ये गजनी जो मैंने बताया है यही है गजनी, ये गोर और ये है रात, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गजनी, तो गजनी लाया जाता है, लेकिन गजनी में मोहम्मद गोरी जो है वो खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय ऐसा होता है, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि उस समय ऐसा होता है कि इसके इतने गुण हैं, इतनी क्वालिटीज है, तो बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ये खरीद नहीं पाता मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पूरे गजनी में ही इसकी खरीद पे रोक लगा देता है। ठीक है, बाद में कहा जाता है कि जो ऐबक है, जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट स्लेव है मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी इसको बहुत मानता है, ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अनहिलवाड़ा जीतता है जब ऐबक 1197 एडी में, तो उस समय इसको दिल्ली बुलाया जाता है और ये मोहम्मद गोरी को कन्विंस करेगा और कन्विंस करके अपने स्लेव के रूप में इल्तुतमिश को खरीदेगा। ठीक है, ये कहानी है बस जानने के लिए। तो ये बात थी। दास्ता से इसको मुक्ति कब मिलेगी, देखो ये भी आप समझ लो। देखिए मोहम्मद गोरी अपनी आखिरी लड़ाई खोखरों के खिलाफ 1205 एडी में लड़ता है, खोखरों के खिलाफ। ठीक है, पंजाब के आसपास ये पंजाब वाला क्षेत्र जो है, यहां पे खोखर थे। ठीक है, तो खोखरों के खिलाफ लड़ता है और वहां पे क्या होता है, 1205 और 1206 एडी उसी के आसपास है, खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गोरी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ता है। तो वहां पे आप देखेंगे कि इल्तुतमिश भी साथ में है, ऐबक तो है ही, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, और ऐबक का गुलाम कौन है? ऐबक का गुलाम अनहिलवाड़ा की जीत के बाद ही ऐबक ने 1197 में गुजरात अनहिलवाड़ा की, यहां गुजरात अनहिलवाड़ा की लड़ाई जीतेगा ऐबक 1197 एडी में। तो वहां पर जीत के बाद ये इतना इंप्रेस करता है मोहम्मद गोरी को कि मोहम्मद गोरी कहता है कि भाई इसे अभी दास्ता से मुक्त करो, मेरे सामने मुक्त करो, मैं अभी लेटर बना के देता हूं या परमिशन देता हूं। तो वहीं पे 1205 एडी में अनहिलवाड़ा की लड़ाई के बाद ही ये क्या होता है, इसको 1205 एडी में इसको मुक्ति दे दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की गुलामी से। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम है, ये 1208 एडी में मुक्त होगा।
इसको फ्रीडम मिलेगी दास्ता से, यानी अपने मास्टर के पहले, अपने मालिक के पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका मालिक है उसके पहले ही इसको दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। जबकि ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी 1208 एडी में, मोहम्मद गोरी ने नहीं दिया था, मोहम्मद गोरी की तो डेथ हो गई थी। उसके बाद गजनी में जो इसके सक्सेसर रहे गजनी में, वहां पर उन लोगों ने इसको दास्ता से मुक्ति दी ऐबक को। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी, और एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था, गुलाब वंश का शासक था, जो अपने मास्टर के पहले ही उसको अपने गुलामी से मुक्ति मिल गई। तो वो इल्तुतमिश था। ठीक है, 1205 एडी में इल्तुतमिश होगा, इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया जाएगा। जबकि ये जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 एडी में किया जाएगा दास्ता से मुक्त। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने कहानी आपको बता दी, ये ध्यान रखिएगा। सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का इक्तादार था, यानी कि एक तरह से बदायूं की जिम्मेदारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी इसको दी गई थी। तो बदायूं का एक तरह से गवर्नर था। तो ये भी सवाल बनता है कि सुल्तान बनने से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ऐबक ने इसे, ऐबक का गुलाम है, और ऐबक ने जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था, ठीक है, तो उसका इसने दिया था, बदायूं का। तो ये सवाल आता है कि शासक बनने के समय, सुल्तान बनने से पहले या सल्तनत बनने के समय वो कौन से टेरिटरीज का ये था, इक्तादार था या गवर्नर था। देखिए ये यहां पर देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये गंगा नदी यूपी में है ना, ये गंगा नदी, और यहीं पे देखेंगे तो ये यमुना नदी, यहीं पे बदायूं पड़ेगा, आप देखेंगे तो इसमें मैप में। ठीक है, उसके बाद यहां समझिएगा कि दिल्ली या दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है, पहला मुस्लिम रूलर भी है और पहला लीगल रूलर भी है। लीगल मतलब लीगल शासक भी है। तो ये एक बात ध्यान दीजिएगा, दिल्ली या दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक भी है और प्रथम वैधानिक रूलर भी है। वैधानिक मतलब लीगल। अब एक बात आप समझिएगा कि ऐबक जब शासक बनता है, कब, 1206 एडी में, उस समय ये गुलामी से भी मुक्त नहीं है और ना ही इसको सुल्तान, ये मलिक और सिपाहा सालार की उपाधि से ही ये शासन करता था। इसको सुल्तान की उपाधि उस समय नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसको जो मुस्लिम परंपरा में क्या है, मैंने बताया था कि खलीफा परमिशन देता है। खलीफा कौन होता है? तो समझिएगा कि खलीफा को माना जाता है कि भाई वही पूरे मुस्लिम साम्राज्य का, विश्व के पूरे मुस्लिम साम्राज्य का जो जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी है उसका पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पैगंबर, जो अंतिम पैगंबर इस्लाम में हुए कौन? मोहम्मद साहब को माना जाता है, प्रोफेट माना जाता है। मोहम्मद साहब के डेथ के बाद 4 खलीफा आते हैं और उनका आपसी सहमति से ही चुनाव होता है। ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली करके 4 खलीफा आते हैं जो खलीफा माने जाते हैं मोहम्मद साहब के रिप्रेजेंटेटिव। और इन चारों खलीफाओं के बाद खलीफा का पद जो है वो वंशानुगत हो जाएगा। तो खलीफा जो होते हैं उनका खलीफा के साम्राज्य को कहा जाता है खिलाफत, इंग्लिश में कहेंगे कैलिफ। ठीक है, और खिलाफत जो खलीफा का साम्राज्य है, खिलाफत, उसको कहा जाएगा इंग्लिश में कैलिफेट। ठीक है, तो खलीफा का पूरा साम्राज्य कौन सा होगा? जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी है, जहां जहां पूरे विश्व में, यानी कि एक ही शासन है, खलीफा का शासन है पूरे मुस्लिम समुदाय पे। और अलग अलग जो टेरिटरी है मुस्लिम समुदाय का, वहां जो किंग होगा, सुल्तान होगा, वो खलीफा के परमिशन से होगा। ठीक है, तो इसको खलीफा का परमिशन नहीं मिला था, यानी लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर या उसको मान पत्र कहते हैं, यानी लीगल परमिशन उसको नहीं था। तो इसलिए लीगल परमिशन किसे था? इल्तुतमिश को था। इसलिए देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कहा गया, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा था मोहम्मद गोरी के, ना कि एक शासक के रूप में। लेकिन फुल फ्लेज अगर शासक की बात करें तो क्योंकि इसको खलीफा से मिला था, क्या इसको खलीफा से मिला था लीगल
परमिशन यानी कि लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर, अभी मैं आगे बताऊंगा। कैपिटल इसने राजधानी दिल्ली को बनाया है, ठीक है, राजधानी दिल्ली को इसने पूछ देता है एग्जाम में कि इसका ऐबक का जो कैपिटल था, राजधानी था लाहौर था, यहां पर ऐबक का लाहौर था, ठीक है, ऐबक का कहां था, लाहौर था, ध्यान दीजिएगा यही लाहौर है, ऐबक का लाहौर था पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब। अब देखिए कैपिटल इसने दिल्ली को बनाया और आगे देखिए रियल फाउंडर भी इसको कहा गया दिल्ली सल्तनत का, यानी कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि ऐबक जो था इसके पहले, हाँ, आराम शाह के पहले कौन था, ऐबक था। ऐबक तो बहुत कम दिन के लिए रहा, इसको तो परमिशन मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐबक जो था, ऐबक को लीगल परमिशन नहीं मिला, लेकिन रियल फाउंडर इसको इसलिए माना गया दिल्ली सल्तनत का कि देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है खलीफा से इसको लीगल परमिशन मिला, लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर जिसको बोलते हैं, इसी को हिंदी में कहा जाता है मानपत्र, एक तरह से लीगल परमिशन, मानपत्र, ठीक है, मानपत्र। तो मैं थोड़ा दूसरे इससे लिख देता हूं, इसको हिंदी में कहें तो कहेंगे मानपत्र, मानपत्र, ठीक है। तो ये था, ये मिल गया, यानी कि इसको लीगल परमिशन वैधानिक, देखिए किसने दिया, ये यहां देखिएगा, लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर 1229 एडी में, 1229 एडी में देता है। उस समय कौन खलीफा, बगदाद का खलीफा है, कहां का खलीफा है, बगदाद का खलीफा, खलीफा उस समय बगदाद में बैठता है जिसका नाम था खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्लाह, खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्लाह, ठीक है ना। तो ये लीगल परमिशन देता है, इसलिए चूंकि लीगल परमिशन इसको मिला है और इसको पहला सुल्तान माना जाता है, इसलिए इसको रियल फाउंडर भी माना जाता है। और रियल फाउंडर मानने का और भी कारण है, क्योंकि देखिए ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, इसने मात्र 4 साल शासन किया, इसलिए इसको बहुत ज्यादा कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्रशासन में, हाँ, आर्किटेक्चर में इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। मंगोलों से निपटने में हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने में इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जैसे कि इक्ता व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करता है, हाँ, चहलगानी बनाता है शासन के लिए, ठीक है, ये कॉइन इशू करता है जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे, हाँ, चांदी का, सिल्वर का टंका है, ठीक है, तांबे का जीतल है, वो इंट्रोड्यूस करेगा। तो एक तरह से देखा जाएगा मंगोलों से बचाएगा, कैसे बचाएगा हम आगे के वीडियो में देखेंगे, मंगोलों से बचाएगा दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। और बीच बीच में जो रिवोल्ट होते हैं उसको भी कोशिश करेगा दबाने का। तो ये देखेंगे आप कि इसने सुदृढ़ किया दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि इसके साथ इसका शासन काल भी थोड़ा लंबा रहा, इसका तो 4 साल का रहा ऐबक का, 11 से लेकर 1236 तक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि करीब करीब 25 से 26 साल इसने शासन किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसने दिल्ली सल्तनत को दिया, जिसके बाद उसी फाउंडेशन पे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ता है। तो इसलिए इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक अगर आपके साथ आ जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर माना गया है इल्तुतमिश को, जबकि संस्थापक कौन है, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। तो यहां तक हमने देख लिया, खलीफा से इसको परमिशन मिलता है। खलीफा का नाम क्या है, खलीफा का नाम है खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्लाह, बड़ी लंबा नाम है लेकिन इतना याद रखिए, खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्लाह, जो बगदाद का खलीफा है, यानी वहां से उसमें हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं बगदाद में, ठीक है। यहां तक हम समझ गए। तो इन चीजों से आपका जो सवाल बनेगा, यहां से जो सवाल बनेगा, एक सवाल बन इल्बरी तुर्क था, ये आपसे बन सकता है किस वंश का था, शमसी वंश। और ये तो आपको जानना ही है कि स्लेव भी था, अपनी बेटी से शादी भी कराएगा, ठीक है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव भी है, गुलाम भी है। आप जानिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी, इसे मैंने पीछे वीडियो बताया भी था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मैरिज अलायंसेस बनाया था, हाँ, एक तो ताजुद्दीन एल्दौज से बनाया था जो कि गजनी में था यहाँ पर, ठीक है। तो इसने एल्दौज की बेटी से खुद शादी कर लिया था, ठीक है। इल्तुतमिश से अपनी बेटी का शादी कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो सिंध, मुल्तान और लाहौर वाले क्षेत्र में, ये नसरुद्दीन कबाचा है, लाहौर है, यहाँ पे सिंध है, यहाँ पे मुल्तान है। तो यहाँ पे जो नसरुद्दीन कबाचा है,
इससे जो जिसका प्रभाव सिंध, मुल्तान और लाहौर में है, तो इससे अपनी बहन की शादी की थी। तो मैरिज अलायंसेस बनाया था ऐबक ने, और ऐबक की पुत्री से शादी होती है इसकी, यानी कि इल्तुतमिश क्या है, दामाद है। तो ये सब हमने जान लिया। यहां से जो सवाल बनाएगा, फर्स्ट लीगल रूलर पूछ दिया जाए दिल्ली सल्तनत का, तो वो भी है इल्तुतमिश। प्रथम शासक कहा जाए, वो भी है, एक तरह से देखा मुस्लिम शासक, वो भी है। बेसिकली लीगल, ठीक है ना, वैधानिक। सुल्तान तो यही है, क्योंकि इसको खलीफा से परमिशन मिला हुआ है, लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर, मानपत्र मिला हुआ। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश, लेकिन संस्थापक अगर कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद ये शासक कैसे बनता है, देखिए मैंने बताया कि ऐबक के बाद बहुत थोड़े दिनों के लिए जब ऐबक की डेथ होती है तो आराम शाह को बना दिया जाता है, लेकिन आराम शाह बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है। तो आराम शाह से निपटने के लिए जो दिल्ली के लोग भी खुश नहीं है, यहाँ के जो नोबल्स हैं, तुर्किश नोबल्स, वो भी खुश नहीं है, अमीर जो है, तो वो क्या करते हैं कि इल्तुतमिश जो कि बदायूं का गवर्नर है, मैंने क्या कहा, सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक्तदार है, वो वहां का गवर्नर है, इक्तदार है। इक्ता व्यवस्था क्या है, इस पे हम एक अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इक्ता को अभी हम समझेंगे आगे। तो इसको बदायूं से बुलाया जाता है, और फिर आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच अगर पूछा जाए तो जूद का युद्ध होता है, बैटल ऑफ जूद। ये जूद का युद्ध याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, आराम शाह वाज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है, एंड किल्ड बाय इल्तुतमिश, पॉसिबली किल्ड बाय इल्तुतमिश, जो भी हुआ होगा, डिफीट होती है आराम शाह की, और इल्तुतमिश जो है ये शासक बन जाता है। तो शासक बनने की प्रक्रिया ये है, कहा जाता है कि अली इस्माइल कोई था दिल्ली में, उसी के कहने पे ये आता है दिल्ली, और फिर ये आराम शाह से लड़ता है, और फिर आराम शाह के हाथ के बाद ये शासक बन जाता है। तो यहां तक बात है। अब देखिए प्रॉब्लम्स यानी डिफिकल्टी, समस्याएं क्या क्या थी एक नए शासक के लिए। देखिए नए शासक के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैंने बताया कि ये मात्र 4 साल के लिए ऐबक रहा यहाँ पर शासक, तो ऐबक बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे नहीं पाया दिल्ली सल्तनत को। तो अब देखिए इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। एक तो जो भी कंकर्ड क्षेत्र है उनको रिटेन करना, क्योंकि बार बार रिवोल्ट होंगे, ये तय है, क्योंकि जिनको भी जीता गया है, जिन क्षेत्रों को जीता गया है, वहां के लोग रिवोल्ट करके, वहां के शासक रिवोल्ट करके, विद्रोह करके वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, ये तो होता रहेगा। तो जो भी कंकर्ड टेरिटरीज है, उनको तो पहले रिटेन करना है, ठीक है, ये तो एक समस्या है। उसके अलावा जो बड़ी समस्या, देखिए 2 एनिमीज बहुत बड़े थे इल्तुतमिश के, ताजुद्दीन यल्दौज जो कि गजनी में था, यही देखिए अफगानिस्तान के। देखिए जब ऐबक के 3 स्लेव अगर कहा जाए तो 3 प्रमुख स्लेव, तो यल्दौज को मिलता है। देखिए ऐबक क्या करता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अपने सबसे कॉम्पिटेंट जो अपना इसका जो सबसे कॉम्पिटेंट स्लेव है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का स्लेव कौन है, ऐबक। तो मोहम्मद गोरी क्या करता है, जो भी भारतीय क्षेत्र है, ठीक है, तो यहां लाहौर से लेके यहां दिल्ली तक का जो क्षेत्र है, जो भी भारतीय विजित क्षेत्र है, ये गंगा यमुना दोअब का, ये यहां से लाहौर से लेके देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, गंगा यमुना दोअब का, लाहौर से लेकर। तो भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी किसको देता है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, अपने जीवन काल में। उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दूसरे स्लेव ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी में बिठाता है, ठीक है, और वैसे ही नसरुद्दीन कबाचा को सिंध और मुल्तान, और बाद में इसका प्रभाव नसरुद्दीन कबाचा का लाहौर में भी हो जाता है। तो यहाँ पे सिंध है, और ये सिंध है, और ये आगे ये मुल्तान है, तो यहां पर इसका प्रभाव है। तो नसरुद्दीन कबाचा को सिंध और मुल्तान देता है। तो ये तीनों जो हैं, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे ताजुद्दीन यल्दौज हो, चाहे नसरुद्दीन कबाचा हो, ये मोहम्मद गोरी के स्लेव ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट टेरिटरीज की जिम्मेदारी किसको मिलती है, ऐबक, ठीक है। तो ये दोनों इसके लिए बड़े प्रॉब्लम है, ये नहीं चाहते कि ये शासक बने इल्तुतमिश, और यही वजह थी कि जब इल्तुतमिश शासक बनता है, ठीक है, तो ताजुद्दीन यल्दौज जो गजनी में बैठा हुआ है, ये इसको कहता है कि ठीक है आप शासक बन गए, अच्छी बात है, आप उसको इसने बहुत सारे आभूषण भेजे, लेटर भेजा और बहुत सारी चीजें भेजी, मानपत्र भेजा, कहा कि आप मेरे तहत आप
यहाँ पे दिल्ली में शासन करे, यानी ताजुद्दीन यलदौज जो था इसको अपने अधीन रख के शासन करना चाहता था। ठीक है, मतलब पूरे दिल्ली सल्तनत का शासक ये खुद बनना चाहता था। कौन? यलदौज। लेकिन उस समय इल्तुतमिश चुप रहेगा, क्योंकि अभी ये इसने नई नई जिम्मेदारी संभाली है। बाद में आप देखेंगे कि ये हराएगा ताजुद्दीन यलदौज को भी और नसरुद्दीन कबाचा को भी, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अभी तत्काल जान जाइए कि इन दोनों ये जो प्रॉब्लम थे ताजुद्दीन यलदौज जो गजनी में था, और सिंध, मुल्तान और लाहौर, यहां सिंध, मुल्तान और आगे लाहौर में, सिंध, मुल्तान और यहां लाहौर जो नसरुद्दीन कबाचा का प्रभाव क्षेत्र है, इन दोनों को ये हराएगा। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करेगा बाद में, तो इनको कंट्रोल करेगा, हाँ शुरुआती दौर में नहीं करेगा, बाद में करेगा। ठीक है, क्योंकि नया नया जब शासक बना है तो इसने भेज दिया कि भाई तुम मेरे अंडर शासन करो। एक तरह से अपने आप को ये दिखा रहा था कि मैं पूरे दिल्ली सल्तनत का शासक हूं। तो इसने क्या किया, शुरुआती दौर में ये चुप रहा क्योंकि नया था। ठीक है, कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है, बात मान गया, उस समय कुछ बोला नहीं। बाद में ये इन दोनों को खत्म करेगा, अपने दोनों एनिमीज को। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसके एनिमीज जो थे ताजुद्दीन यलदौज और नसरुद्दीन कबाचा, आगे के वीडियो में हम देखेंगे, आज इसको हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की, मतलब इक्ता सिस्टम है, उसके मुद्रा प्रणाली है, हाँ सिल्वर का टंका और जीतल जो कॉइन, उसमें तांबे का जीतल जो इशू किया उसकी बात करेंगे, इक्ता व्यवस्था की बात करेंगे, चहलगानी की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए कुतुबी और मुइजी तुर्क भी इसके लिए प्रॉब्लमेटिक थे। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए वो तुर्के चहलगानी बनाएगा, ग्रुप ऑफ 40 बनाएगा, यानी अपने नजदीकी 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाएगा जो कि शासन प्रशासन में इसकी मदद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आपके लिए एक बड़ी दो बातें यहां पर है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको समझ, इसलिए मैंने यहीं पे इसको लिख दिया, कुतुबी क्या है और मुइजू क्या है, मुइजी तुर्क क्या है। देखिए कुतुबी, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो समर्थक होंगे वो उनको कुतुबी कहा जाएगा। और मुइजी, देखिए मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मैंने पहले भी बताया था, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो मुइजी तुर्क किसके समर्थक होंगे? मोहम्मद गोरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थक कुतुबी तुर्क होंगे। तो ये प्रॉब्लम थे जो कि नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक बने। ठीक है, तो इनको भी ये कंट्रोल करेगा कैसे? चहलगानी बना के, चालीसा बना के, 40 गुलामों का ग्रुप बना के, उसको इंग्लिश में द 40 कहेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा बंगाल का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोल्ट होगा बंगाल में। आप जानते हैं कि हम जब कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे थे तो आप जब मोहम्मद गोरी का समय था तो 1194 जब चंदावर की लड़ाई होती है, 1194 एडी में जयचंद के खिलाफ, उसके बाद मोहम्मद गोरी के 2 स्लेव जो होंगे हैं, ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी या इख्तियारुद्दीन खिलजी भी, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी भी उसको कहते हैं। तो ऐबक इस दोअब के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र, गंगा यमुना दोअब के क्षेत्र में जीतेगा बहुत सारा क्षेत्र, जबकि बिहार, बंगाल, बिहार और बंगाल का कुछ पार्ट कौन जीतेगा? बख्तियारुद्दीन, मोहम्मद बिन बख्तियारुद्दीन खिलजी। यही बख्तियारुद्दीन खिलजी है जिसने कि उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो बख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या कर देगा, उसी का एक कमांडर, क्या नाम है उसका नाम है अली मर्दान, वो करके, और बंगाल में अपने आप को कहेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करेगा? इसको भी कंट्रोल किया जाएगा। तो इस पे भी हम करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, बंगाल में जो विद्रोह होता है, तो रिवोल्ट, तो ये बंगाल का रिवोल्ट, बंगाल का ये रिवोल्ट यानी विद्रोह, यहां पे रिवोल्ट, इसको हम देखेंगे आगे के वीडियो में। मंगोलों से बचाएगा ये, मंगोलों से बचाएगा। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको मध्य एशिया में, जिसमें मध्य एशिया में आपको अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, ईरान का भी आ जाएगा, इधर ऊपर पूरा मध्य एशिया में। आप सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत की, वहीं पे मैंने बताया था कि सबसे पहले सेजुल्क एम्पायर होता था उस मध्य एशिया में। सेजुल्क एम्पायर का जगह लेगा ख्वारिज्म एम्पायर, ख्वारिज्म एम्पायर। और ख्वारिज्म एम्पायर को खत्म कौन करेगा? ये मंगोल करेंगे चंगेज खान के लीडरशिप में, जो कि हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये मंगोलों से बचाएगा,
चंगेज खान के आक्रमण से, क्योंकि ये नया नया शासक बना है और दिल्ली सल्तनत अभी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसका तैयार नहीं हुआ है, तो उससे भी मंगोलों से बचाना भी जरूरी था। तो जब मंगोल जो होंगे चंगेज खान के लीडरशिप में, जब ये ख्वारिज्मी अंपायर को नष्ट कर देंगे और ख्वारिज्म का शासक भागेगा वहां से, ख्वारिज्म का शासक इधर भागेगा, आपको ख्वारिज्म का शासक इधर भागेगा कैस्पियन सी की तरफ, जबकि उसका बेटा जलालुद्दीन मकबरनी भागेगा किधर, इधर सिंधु नदी की तरफ, ठीक है। और जलालुद्दीन इधर सिंधु नदी आपको मैं आगे बताऊंगा पूरा मैप सहित, इधर सिंधु नदी की तरफ उसका बेटा भागेगा, ख्वारिज्म का जो शाह है उसका जो बेटा है मंगोलों से बच के भाग रहा है, सिंध की तरफ आ जाएगा, उसका पीछा ये मंगोल करेंगे। और जब वही उसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी, वो मकबरनी जब कहेगा कि मुझे बचाओ और मुझे शेल्टर दो, आश्रय दो भारत में, दिल्ली में इल्तुतमिश से, तो इल्तुतमिश पोलाइटली रिफ्यूज करेगा और इस तरह से मंगोलों की नाराजगी से दिल्ली सल्तनत को बचा लेगा। वो हम कैसे होगा वो हम आगे सारा डिटेल में देखेंगे। तत्काल मैंने आपको एक भूमिका बता दी कि क्या क्या है, आगे के वीडियो में इसको पूरा मैप पे समझेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए इसके कुछ टाइटल, ठीक है, इसके टाइटल्स यानी उपाधियां थी, इसको याद रखिएगा। उपाधियां कौन कौन सी हैं भाई? खलीफा ए सईद, जिसका मतलब होता है भाग्यशाली शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछ देता है एग्जाम में। और ये टाइटल या उपाधि किसने दिया था? मिनहाजुद्दीन सिराज। देखिए मिनहाजुद्दीन सिराज की एक बुक है तबाकत नासिरी, आगे मैं लिखूंगा जब संरक्षकों के बारे में लिखूंगा ना कि इल्तुतमिश ने किन किन स्कॉलर्स को संरक्षण दिया, वहां मैं बताऊंगा। मिनहाजुद्दीन सिराज ने किताब लिखी है तबाकत नासिरी, तो वहां पे ये बात उसने कही है, कुछ बातें कही हैं। तो मिनहाजुद्दीन सिराज जो स्कॉलर है वही देता है खलीफा ए सईद की उपाधि या टाइटल, जिसका मतलब होता है भाग्यशाली शासक। तो ये पूछ देगा खलीफा ए सईद किसका टाइटल था, या कभी कभी ये भी पूछ देगा कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने एक उपाधि दी है इल्तुतमिश को खलीफा ए सईद की, उसका अर्थ क्या होता है? तो भाग्यशाली शासक, ठीक है, लकी रूलर आप कह सकते हैं, ठीक है, या लकी का कोई और सिनोनिम करके दे सकता है, पर्यायवाची करके दे सकता है। उसके बाद गुलाम का गुलाम या गुलामों का गुलाम, दासों का दास। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा क्यों कहा गया? स्लेव ऑफ स्लेव्स या स्लेव ऑफ स्लेव भी कह सकते हैं। दास का दास, दासों का दास। देखिए एबक खुद गोरी का दास है, स्लेव है, और एबक का स्लेव कौन है? इल्तुतमिश है, इसलिए इसको कहा गया दासों का दास। तो दासों का दास किसको कहा गया है? गुलामों का दास। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सवाल बन जाएगा। उसी तरह से इसको कहा गया ईश्वर की भूमि का रक्षक, प्रोटेक्टर या डिफेंडर ऑफ द लैंड ऑफ गॉड, ठीक है, ईश्वर की भूमि का रक्षक या ईश्वर का सहायक, एसोसिएट ऑफ गॉड या असिस्टेंट ऑफ गॉड, कुछ भी कह दिया जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे इसको भी आप याद रखिएगा इन सारे उपाधियों को। उसके अलावा खलीफा ने दिया है, खलीफा की चर्चा मैंने कर ली। खलीफा कौन होता है? पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ द खिलाफत। खिलाफत क्या है? पूरे विश्व में जहां जहां मुस्लिम साम्राज्य है, टेरिटरी है, उसका हेड है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस दोनों। तो इस खलीफा ने एक सुल्तान आजम का उपाधि दिया। सुल्तान आजम मोहम्मद गजनवी को भी मिला था, ठीक है, और नासिर आमिर अल मोमनीन, ये दो उपाधियां खलीफा ने दी थी। तो खलीफा ने कौन सा उपाधि दिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल बन जाएगा। तो दो उपाधियां दी खलीफा ने, ये आपको याद रखिएगा। यहां एक बात मैंने देखी है, यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी यहां से सवाल बनाएगा। यूपीएससी कैसे बनाएगा? देखिए क्यों बनाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो मिनहाजुद्दीन सिराज जिसने तबाकत नासिरी लिखी, उसने ये टाइटल दिया खलीफा ए सईद, जिसका मतलब भाग्यशाली शासक होता है। उसके अलावा मिनहाजुद्दीन सिराज ने कहा है कि इल्तुतमिश जैसा गुणवाला या गुणवान, ठीक है, दयालु, काइंड, धार्मिक, रिलीजियस, धर्म उपदेशकों के प्रति सहानुभूति रखने, मतलब एक सम्मान देने वाला, जो उलीमा है,
जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और विद्वानों का, स्कॉलर्स का सम्मान करने वाला उसने आज तक नहीं देखा। इल्तुतमिश जैसा कोई था ही नहीं, उसने ये कहा है। इसलिए मैंने यहां पॉइंट बना के लिख दिया है, आपको लैंग्वेज में लिख के दे सकता है कि ये बात किसने कही है। यूपीएससी में ये सवाल बनेगा, ये किसने कहा है कि इल्तुतमिश जैसा गुण वाला, ठीक है, दयालु, धार्मिक, धर्म उपदेशकों के प्रति सहानुभूति रखने वाला और विद्वानों का सम्मान करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। या वो सबसे ज्यादा इस तरह की बात लिखे कि इसके बारे में किसने ये बात कही है, तो आप कहेंगे मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है। तो मिनहाजुद्दीन सिराज को आपको याद रखना है। देखिए यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहा है, ये बातें कही हैं। तो हमने बेसिकली बेसिक चीजों को, और बहुत बेसिक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ठीक है। और यहां से भी इसको हम हालांकि आगे के वीडियो में इसको देखेंगे, प्रॉब्लम्स पे चर्चा करेंगे कि एनिमी को कैसे, ये यल्दौज से कैसे निपट रहा है, नसरुद्दीन कबाचा से कैसे निपट रहा है, ठीक है। देखिए ताजुद्दीन यल्दौज कहां है, गजनी में है, मैंने बता दिया। नसरुद्दीन कबाचा कहां पे है, सिंध, मुल्तान, लाहौर में है, मैप में मैंने समझा ही दिया, ठीक है। ये गजनी है जहां पे ये है, इसको किसने गजनी दिया था, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। भारतीय जो लाहौर से लेकर दोअब तक के क्षेत्र को मोहम्मद गोरी ने किसे सौंप दिया था, ऐबक को। जबकि सिंध और मुल्तान का क्षेत्र किसको दिया गया था, मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो नसरुद्दीन कबाचा को बाद में लाहौर पे भी अपना ये प्रभाव बनाएगा, ये लाहौर है, यहाँ पर ये लाहौर है। तो इस तरह से हमने बहुत डिटेल में देखा। अब आगे हम इसके संरक्षक कौन कौन से थे, तो यहां दिखाई दे रहा है मिनहाजुद्दीन सिराज। संरक्षकों को देखेंगे, हम देखेंगे इसके स्थापत्य को, और हम यानी आर्किटेक्चर को, कुछ कंस्ट्रक्शन है जैसे कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है वो देखेंगे। और उसके अलावा हम प्रशासनिक व्यवस्था में उसने क्या क्या काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन में, उन चीजों को अभी हम देख लेंगे, ठीक है। पहले आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे के वीडियो को देखेंगे जिसमें हम तमाम चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन एंड लेट अस डिस्कस द अदर पॉइंट्स अबाउट इल्तुतमिश, व्हाट इल्तुतमिश डिड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन करेंसी सिस्टम, ठीक है। भारतीय राजत्व में उसने कैसे, हाउ डिड ही इंट्रोड्यूस द ईरानी सिस्टम इन इंडियन किंगशिप, एंड उसने प्रोटेक्शन दिया, कुछ स्कॉलर्स को संरक्षण दिया, तो उसको हम देख लेते हैं। और आर्किटेक्चर, स्थापत्य भी देखेंगे हम, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट्स पे हम देखने वाले हैं। इसको ऐसे बना लीजिए, क्योंकि हर जगह मैंने इसको सर्किल में डाल दिया था, तो ये भी एक आपको आर्किटेक्चर और इसका पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, चलिए यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली तो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक कौन थे, मुइज्जी और कुतुबी तुर्क जो थे। मुइज्जी कौन थे भाई, तब मुइज्जी मोहम्मद गोरी के समर्थक थे। ये मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि मोहम्मद गोरी के समर्थक जो थे वो मुइजुद्दीन तुर्क या मुस्लिम कहेंगे, और कुतुबी जो तुर्क या मुस्लिम थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थक थे। तो ये नहीं चाह रहे थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर जैसे कि ये देखिए, ये आपको मैं फिर आपको बता दूं, ये पाकिस्तान वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान, इसके ऊपर पूरा ये ईरान हो गया, ठीक है, ये ईरान हो गया लगभग। तो ये पूरा सेंट्रल एशिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल एशिया के ईरान के पार्ट से और कुछ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के पार्ट से कुछ ताजिक मुस्लिम जिनको कहा जाता था, यानी कि आज का जो तजिकिस्तान है, ठीक है, तो तजिकिस्तान कहा जाता है, वहां के कुछ लोग, ये सेंट्रल एशिया से ही थे, तो वहां के कुछ लोग, यहां देखिए तजिकिस्तान इधर होगा, तो सेंट्रल एशिया से कुछ मुस्लिम आ गए थे। तो एक तरह से ऑलरेडी पहले से कुछ पुराने मुस्लिम थे, और ये नए मुस्लिम जिनको ताजिक कहा जाता था वो भी आ गए। तो एक तो ताजिक थे, और दूसरा जो मोहम्मद गोरी के समर्थक मुइज्जी मुस्लिम, और तुर्क उनको कह सकते हैं मुइज्जी तुर्क, कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थक कुतुबी तुर्क। इनको कंट्रोल करने के लिए जब देखा कि ये लोग इसके समर्थन में नहीं है, तो इसको शासन चलाना था, तो इसने जो
अपने नजदीक के जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कुछ स्लेव थे इसके इल्तुतमिश के, तो उसमें से इसने 40 गुलामों को लिया जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो उनका इसने एक बना लिया ग्रुप ऑफ 40, द 40 इसको कहा जाता था। ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, जिसको आप गुलामे चहलगानी कह सकते हैं, तुर्काने चहलगानी कह सकते हैं, केवल चालीसा भी कह सकते हैं। तो ये इसने बना दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तुर्काने चहलगानी कहें, गुलामे चहलगानी कहें, चालीसा इसको कह ले, इंग्लिश में द 40 कह ले। क्या था ये? ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, 40 गुलामों का एक ग्रुप था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और ये प्रशासन में इसने कहा कि यही लोग इसको जो है प्रशासन में मुख्य रूप से हेल्प करेंगे। तो इस तरह से इसने मोइजी जो तुर्क थे और कुतुबी तुर्क थे उसको इसने साइड किया। साथ ही जो ताजिक मुसलमान जो सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से कुछ आए थे, नए मुसलमान नए तुर्क, उनको भी इसने साइड कर दिया और कहा कि यही जो चहलगानी है, चालीसा है, ठीक है, यही अब मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी। और ये एक स्ट्रॉन्ग ये ग्रुप बन गया था सुल्तान के बाद। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा एक 40 लोगों का गुलामों का ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो आप देखेंगे कि इससे इसने अपने जो इसके अपोजिट में, इसके अपोजिशन में जो लोग खड़े थे, ठीक है, जो इसको अपोज कर रहे थे, मुइजी तुर्क, कुतुबी तुर्क, जो कुछ ताजिक तुर्क आए थे मध्य एशिया से, ठीक है, उनको कंट्रोल कर दिया, उनको साइड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन में ये इनको एक्टिव कर दिया पूरी तरह से और उनको पावरलेस कर दिया। अब ये जो ग्रुप बना, ठीक है, तो मैंने बताया था कि मुइजी और कुतुबी तुर्क जो थे ये प्रॉब्लमेटिक थे इल्तुतमिश के लिए। हालांकि ये कहता था इल्तुतमिश कि मैं तो सम्मान करना चाहता हूं, ठीक है, मैं सम्मान करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि और सम्मान करता भी था। ये कहता था कि मैं तो पैर चूमना चाहता हूं इन लोगों को। क्यों? क्योंकि कुतुबी तुर्क जो थे, क्योंकि ये ऐबक के समर्थक थे और ऐबक इसका मास्टर था, ठीक है, और उसी तरह से ऐबक का मास्टर मोहम्मद गोरी था। तो इसके जो समर्थक मुइजी तुर्क थे उनको भी कहता था कि मैं तो पैर चूमना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन जब इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया तो उनको सत्ता चलाने के लिए इनको साइड करना जरूरी था, तो उसने साइड भी किया, ठीक है। तो तुर्काने चहलगानी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 40 साल। यही तुर्काने चहलगानी देखिए जब तक इल्तुतमिश रहेगा तो बहुत ही ज्यादा ये क्या करेंगे, ये सक्रिय रहेंगे। जितने भी रिवोल्ट होंगे, उनको दबाने में ये 40 गुलामों का जो ग्रुप है, 40 जो है, ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत बढ़िया से कोऑपरेट करेगा किसको, इल्तुतमिश को। लेकिन इल्तुतमिश के डेथ के बाद ये जो है ना, इसका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। अपने हिसाब से ये चाहेगा कि हम सत्ता चलाएं, अपने हिसाब से सत्ता पे शासक को ले आए, सुल्तान को ले आए। तो इसका प्रभुत्व धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है। इसीलिए आप आगे देखेंगे कि 40 को खत्म करेगा। ये सब देख रहा था कौन? इसी 40 में एक और व्यक्ति था, बलबन। वो इन सब चीजों को देख रहा था और उसको लगा कि इसका डोमिनेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को, चूंकि उसको निरंकुश रखना था, और खुद वो बलबन जो था इसी ग्रुप में था, ठीक है, इसी ग्रुप का मेंबर था। तो जब वो शासक बनेगा तो इसके डोमिनेंस को, 40 के डोमिनेंस को, या तुर्कानी चहलगानी या गुलामे चहलगानी के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ये क्या करेगा, इसको खत्म ही कर देगा। यानी इंट्रोड्यूस करेगा इल्तुतमिश 40 को, और खत्म कौन करेगा, बलबन। हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रशासन में एडमिन पार्ट में आप देखेंगे इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इसने की। अब देखिए इक्ता का मतलब क्या होता है, इस पे तो हम एक अलग आधे घंटे का वीडियो करेंगे कभी, लेकिन अगर हम रफली इसको समझे तो इक्ता एक लैंड है, लैंड का टुकड़ा है, ठीक है। इसको बेसिकली कहते थे, जो इक्ता दी जाती थी लोगों को, लैंड का टुकड़ा है, वहां पे किसी को अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, और वहां से उसको अधिकार दे दिया गया कि आप प्रशासन देखें और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है, सैलरी के बदले, ठीक है। आपकी सैलरी निकले, वहां जो आप आर्मी उर्मी रख रहे हैं उसका खर्च निकले, और उसके बाद जो बचे वो आप रेवेन्यू
सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। ठीक है, जैसे कि समझिए, मैं आपको बता दूं, इक्ता जो है, जैसे कि यहां पे मान लीजिए कि मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ये एक मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत में पूरे एक बड़े लैंड के कई टुकड़ों में बांट दिया गया। हाँ, लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू सो मेनी स्मॉल ट्रैक्ट्स, छोटे छोटे भूखंडों में ये बांट दिया गया, और यही भूखंड जो है इनको इक्ता कहा गया। ठीक है, इसी को इक्ता कहा गया, भूखंडों में बांट दिया गया, और यहां पे इक्तेदार बैठा दिए गए, जिनको मुक्ति भी कहते थे। हाँ, आगे हम देखेंगे, इक्तादार बैठा दिए गए, जो जिनको इक्ता कहते थे, लैंड के टुकड़े को, लैंड को। ठीक है, और यहां क्यों इक्तादार बैठाया जाता था? जिसको बैठा दिया गया वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। हाँ, तो उसको कहा गया इक्तादार या मुक्ति। कहा गया कि भाई आप इस क्षेत्र से पे अपना सेना भी रखिए, और यहां से अपनी सैलरी भी निकालिए। आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आप अपना सैलरी निकालिए, और यहां से अपनी सैलरी निकालिए, यहां जो अपॉइंटमेंट आपने किया है सेना होना का, जो भी ऑफिशियल्स रखे हैं उनको सैलरी दीजिए, और जो बचे उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के कोष में, यानी कि आप कोषागार में, जो केंद्रीय सरकार है, उसको भेज दीजिए। ठीक है, तो ये इक्ता कहा जाता था। तो इक्ता एक तरह से असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जिसको इक्ता दिया जाता था, यानी ये भूमि का टुकड़ा दे दिया गया, उसको इक्तादार भी कहा गया, उसको मुक्ति भी कहा गया। ठीक है, ये तो अभी का था। आगे इसमें धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो और भी परिवर्तन होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इक्ता व्यवस्था जो है एक तरह से असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू था। एक भूमि का टुकड़ा है, उस पर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाती है, तो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी दी जाती है वहां से राजस्व के वसूली की, उसको इक्तादार या मुक्ति कहा गया। ठीक है, तो ये बड़ी बात। तो ये इसने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इंट्रोड्यूस ऐसा नहीं था कि इसने किया। इसके पहले इक्ता व्यवस्था को मोहम्मद गोरी भारत में इंट्रोड्यूस कर चुका था। ठीक है, इसने ऐबक को हांसी, हरियाणा में हांसी का इक्ता दिया था। ठीक है, लेकिन यहां क्या है कि देखिए, यहां पर इक्ता को इसने एज ए इंस्टीट्यूशनल फॉर्म इसने इंट्रोड्यूस किया है, प्रशासन का आधार बनाया है। तो सवाल यह आएगा कि प्रशासन का आधार किसने बनाया? इक्ता सिस्टम को भारतीय प्रशासन में उसको एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म के रूप में इंट्रोड्यूस कैसे किया, किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देते कि कई बार आपको चालाकी से आंसर देना पड़ता है। अगर मान लीजिए हो ही ना और दे दे कि अगर इल्तुतमिश का नाम ही ना हो, और ये दे दे कि भाई किसने इंट्रोड्यूस किया और मोहम्मद गोरी ऑप्शन होता, तो आपको लगाना पड़ेगा। इसका बेसिकली ये इक्ता सिस्टम आपको फारस में था, ईरान में था। ठीक है, ईरान में था ओरिजिनली। ठीक है, अब वहीं से ही आया। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ ये दे दे कि किसने इंट्रोड्यूस किया और मोहम्मद गोरी का नाम ना हो, तब तो आपको, और इसका नाम हो तो इल्तुतमिश देना पड़ेगा। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें कि इंस्टीट्यूशनल फॉर्म के रूप में और प्रशासन का आधार बनाते हुए अगर इक्ता को इंट्रोड्यूस किया तो इल्तुतमिश ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये पूरा जो इक्ता है इसको हम बहुत अच्छे से एक अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक पूरा वीडियो का पार्ट है। यहां तो आपको बस एक छोटी सी जानकारी लेनी, यहां करने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इक्ता को हम अलग से देखेंगे। ठीक है, और आगे क्या क्या परिवर्तन होंगे, आगे शासकों द्वारा परिवर्तन किया जाएगा। जैसे मैं बता दूं, यही इक्ता आप देखेंगे अब कि आगे पहले वंशानुगत नहीं है। फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी में उसी के समय ये रहा, वो वंशानुगत कर देगा। ठीक है, अब आप एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि यही बात तो आप कह रहे थे सामंती व्यवस्था में भी, फ्यूडलिज्म में भी सैलरी के बदले लैंड दे दिया जाता था, और कहा जाता था कि वहां का प्रशासनिक अधिकार आपका है, जुडिशियल राइट आपका है, वहां से आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है और अपना खर्च काट के दे देना है सेंटर। तो अंतर क्या है? देखिए, सामंती व्यवस्था और उसमें बेसिक अंतर मैं आपको अभी बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहां जो है लैंड बांटा जा रहा है। अब देखिए, अब यहां पे सामंती व्यवस्था में क्या था कि एक लोकल रूलर है, मान लीजिए गुजरात का, और सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो इस लोकल रूलर को यही रूल करने दिया जाएगा।
और कहा जाएगा कि यहां से टैक्स आप भेजो और हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। प्लस इसके बाद अगर ये लोकल रूलर है तो इसके बाद कोई शासक बनता है तो इसका बेटा बन सकता है, वंशानुगत एक तरह से था, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा, भेजेगा। लेकिन इकता सिस्टम में क्या है, एक तो वंशानुगत नहीं है, दूसरा ये ट्रांसफरेबल भी है। आज जो यहां है उसको कल यहां भेजा जा सकता है, जो यहां है उसको यहां भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक बेसिक डिफरेंस था कि ये ट्रांसफरेबल था, ठीक है, और कोई भी एक जगह नहीं रह सकता था, दो तीन साल पे ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन आप देखेंगे पूरा हम अंतर भी समझेंगे सामंती व्यवस्था और इकता सिस्टम में, वो बाद में समझेंगे किसी वीडियो में। लेकिन यहां पर है कि सामंती व्यवस्था में क्या है कि यहां का कोई शासक सामंत अगर बना तो ये यही रहेगा, ये यही का सामंत है। कोई यहां का है, अगर मान लीजिए राजस्थान का है तो राजस्थान में ही सामंत रहेगा, अपने ही लोकल जगह पे, ये लोकल रूलर होते थे। लेकिन इकता के जो हेड होंगे, जो ये जो जमीन का टुकड़ा बांटा गया है, इकता जिसको कहते हैं, ये सेंटर से भेजे जाएंगे, ये यहां के लोकल रूलर नहीं होंगे, ये अपॉइंटेड, सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड यहां पे ऑफिशियल्स होंगे, इक्तेदार या मुफ्ती जिनको कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस था, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। आगे हम देखेंगे इसको बाद में। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, देखिए कि इंट्रोड्यूस्ड एज इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, प्रशासन का आधार बनाया और दो अब के महत्व को समझा। दो अब देखिए यहां मैंने इसीलिए ये बना दिया था कि यही दो अब के क्षेत्र को, दो अब के महत्व को समझा इस व्यवस्था के तहत, ठीक है। देखिए प्रशासन का आधार बनाया और दो अब के महत्व को समझा। यही देखिए दो अब क्या है, गंगा नदी, इसी तरह से देखेंगे ये यमुना नदी, ठीक है। इसी क्षेत्र में ये जो थोड़ा सा मैं अगर बड़ा बना दूं तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये गंगा नदी का क्षेत्र, ये यमुना नदी का, ये ना, तो यही दो अब का क्षेत्र हो गया। इसी को इसने कई इक्ताओं में बांट दिया सुविधा के लिए। कई इक्ताओं में, मतलब मैंने क्या कहा कि एक बड़ा जमीन का टुकड़ा है, उसको स्मॉलर ट्रैक्ट्स में, यानी कि छोटे भूखंडों में बांट दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, फिर वहां ऑफिशियल अपॉइंट कर दिए गए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये यहां पर इकता व्यवस्था थी। तो दो अब के महत्व को समझेगा और यही यहां पे दो अब के महत्व को समझ के और यहां पे ये भूखंड बांट देगा, वहां पे ऑफिशियल अपॉइंट कर देगा। एक बड़ी बात, अब देखिए इस इकता व्यवस्था की बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, इंफॉर्मेशन जो मिलती है, रेफरेंस सियासतनामा एक किताब है, कभी आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा इकता व्यवस्था ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम समझेंगे और भी डिटेल में। मैं ग्रीन से यहां लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सियासतनामा एक किताब है, इसका किताब का नाम याद रखिएगा, ये पर्शियन बुक है और निजामुल मुल्क अबू हारून बिन तूसी इसका राइटर है। इसका राइटर कौन है इस पर्शियन बुक का, निजामुल मुल्क अबू हासन बिन तूसी। तो इसको भी, इसका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़ी बात यहां पर है। तो यहां पर आपने देख लिया। अब एक बात और देखिए, यहां पे आपने इकता को समझ लिया क्या था, इसने जस्टिस बेल लगाया, आप देखेंगे, ठीक है। इसने जस्टिस बेल लगाया, मतलब न्याय की घंटी। तो न्याय की घंटी में दो शेर के गले में चेन बांधा हुआ है, उस चेन के सहारे घंटी बांधी हुई है और वो बाहर कोर्ट के लगा हुआ है, हाँ। और कोई चाहे तो न्याय मांग सकता है, वो चेन खींचेगा, घंटी बजेगी और फिर राजा को पता चल जाएगा कि इसको न्याय की जरूरत है, या उसके ऑफिशियल्स को पता चल जाएगा कि उसको न्याय की जरूरत है। तो ये बेल ऑफ जस्टिस, यहां जस्टिस मैंने लिखा हुआ है, न्याय की घंटी इसने लगाई और उसके लिए दो शेरों को रखा, और कहीं कहीं लिखा हुआ कि कई घंटी लगाए, कई बेल लगाए थे, जो भी हो, लेकिन न्याय की घंटी इसने लगाई, ठीक है। और आगे चल के यही सिस्टम आप देखेंगे कि यही जहांगीर भी करेगा। मुगल सत्ता को जब पढ़ेंगे, मुगल शासन को जब पढ़ेंगे, तो वहां जहांगीर भी वो जस्टिस बेल लगाता है, ठीक है। चेन लगाएगा कोर्ट के बाहर और उसको लटकाया जाएगा किले के बाहर, ताकि कोई खींचे और उसको सुनाई दे कि किसी को
न्याय की दरकार है। ठीक है, अब इसके बारे में इब्न बतूता ने चर्चा की है। रेफरेंस देखिए, इब्न बतूता ने रेफरेंस इसके बारे में किया है, इसके बारे में रेफरेंस दिया है इब्न बतूता। ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? आगे जब आप तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे तो ये इब्न बतूता भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और कुछ दिन वो काजी भी, यानी कि चीफ जस्टिस जिसको कहते हैं, हेड ऑफ द जुडिशियल, हेड ऑफ द जुडिशियरी कह रहे हैं। ठीक है, चीफ काजी भी रहता है। तो इब्न बतूता ने इसकी चर्चा, इस न्याय व्यवस्था की, इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था की चर्चा इब्न बतूता ने की है। इब्न बतूता भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। वहां हम जब मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी में, तो वहां हम इब्न बतूता के बारे में भी जानेंगे। तो इब्न बतूता का नाम आप याद रखिएगा। किसने कहा है, चर्चा की है बेल ऑफ जस्टिस के बारे में? तो इब्न बतूता ने। या न्याय व्यवस्था, इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के बारे में किसने चर्चा की है? तो इब्न बतूता ने। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां आप लिख दीजिए, एक बड़ी बात यहां पर। उसके बाद इसने रॉयल आर्मी या शाही सेना या केंद्रीय सेना का भी गठन किया, जिसको हस्बे कल्ब कहा गया। ये भी ध्यान रखिएगा, हस्बे कल्ब कहा गया। अब यहां इसने अयाज अहमद को इसका प्रमुख बनाया और उसको रावते अर्ज की उपाधि भी दी थी। तो ये बात हो गई। अब यहां पर आ जाइए, करेंसी, मुद्रा में क्या है? देखिए, इसने अरबी पद्धति को अपनाया, अरबी सिस्टम को, अरेबिक सिस्टम को अपनाया करेंसी के लिए। इसने, अब अरबी सिस्टम क्या होता है कि जो कॉइन होंगे, जो सिक्के होंगे, वो एक तो प्योर होंगे, और जैसे कि सिल्वर का है तो प्योर सिल्वर होगा, तांबे का है तो प्योर तांबा होगा, और उस पर नेम ऑफ द मिंट यानी टकसाल का नाम भी लिखा होगा। अरबी पद्धति का मतलब यही है। अब इसने दो तरह के सिक्के, एक तो सिल्वर का टंका, देखिए टंका याद रखिए, टंका किसका था? सिल्वर का था, चांदी का था, और दूसरा तांबे का था, जीतल, कॉपर। तो ये याद रखिएगा, ये बड़ी बात। उसके बाद भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा। देखिए, ईरान में यह प्रथा थी कि सुल्तान को, यानी कि रूलर जो है, वो राजकुमारियों को भी बना देते थे। तो यहां पर आप देखेंगे कि रजिया को इसने अपने जीवन काल में ही, रजिया को, क्योंकि इसको लगता था कि उसके जो बेटे हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, अयोग्य हैं, और सबसे काबिल उसकी जो बेटी है इल्तुतमिश की, वो रजिया है। तो इसने अपने जीवन काल में ही रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था। इसी को कहते हैं भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा। आपको इल्तुतमिश के समय देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इस तरह की ईरानी प्रथाएं आप बलबन को भी देखेंगे आगे, जब आप बलबन को पढ़ेंगे। नौरोज फेस्टिवल है, ईरानी फेस्टिवल, उसको अपनाएगा वो। हाँ, सिजदा और पैगोस, बहुत सारी चीजें जो कि ईरानी प्रथा से वो लेके आएगा, तो आगे हम देखेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बात, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए, आर्किटेक्चर या स्थापत्य में देख लीजिए, दिल्ली में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। आपको मैंने जब कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़वाया था तो बताया था कि ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, ठीक है, लेकिन वो एक मंजिल ही बना पाया। और किसके लिए? सूफी संत थे, सूफी संत बख्तियार काकी, ठीक है, उन्हीं के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के याद में उसने कुतुब मीनार की शुरुआत दिल्ली में कराई। एक ही मंजिल बना पाया। बाद में इल्तुतमिश आएगा तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार का काम पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, कुतुब मीनार को कंप्लीट करेगा, यानी। और इल्तुतमिश जो बनाएगा वो 2, 3 और 4 मंजिल बनाएगा, 2, 3 और 4 मंजिल, यानी कि टोटल एक बनाया ऐबक ने, इल्तुतमिश एक बनाया ऐबक ने। इल्तुतमिश क्या करेगा? 2, 3 और 4 मंजिल बनाएगा। अगर मैंने गलती से बोल दिया हो ऐबक तो नहीं, इल्तुतमिश 2, 3 और 4 मंजिल बनाएगा। पहले ऐबक शुरुआत करवाता है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में एक ही मंजिल बना पाता है, उसकी डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद जब इल्तुतमिश आएगा तो 2, 3 और 4 मंजिल बनाएगा, ठीक है, 2, 3, 4 मंजिल बनाया। उसके बाद देखिए चौथे मंजिल में कुछ ये नष्ट हो जाता है, टूट फूट हो जाती है। तो आगे आता है फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का। वो चौथी मंजिल का तो मरम्मत कराएगा ही, और फिर 5वीं मंजिल एक नया बना देगा, ठीक है, 5वीं मंजिल बना देगा।
आगे पांचवी मंजिल में भी कुछ टूट फूट होती है, ठीक है, तो आगे उसकी मरम्मत कराता है सिकंदर लोदी, जो लोदी डायनेस्टी का है। तो इस तरह से कुतुब मीनार में अगर हम देखें तो चार शासकों का नाम आता है कई बार, कि कुतुब मीनार से कौन कौन से शासक जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने शुरू करवाया, एक मंजिल बनाया, उसके बाद कंप्लीट करवाया काम को इल्तुतमिश ने 2, 3 और 4 मंजिल बना के। दूसरा शासक इल्तुतमिश हो गया। तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक, जिसने चौथी मंजिल टूट गई तो उसका रिपेयरिंग करवाया और 5वीं मंजिल भी बना दिया फिरोज शाह तुगलक। और फिर 5वीं मंजिल में का रिपेयरिंग वर्क कौन करवाता है? लोदी डायनेस्टी का सिकंदर लोदी। तो 4 शासक ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, 4 शासक कुतुब मीनार से एसोसिएटेड हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक वाले में बताया था। और यह सवाल आता है कि कौन कौन से शासक जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, या इसमें से कौन सा शासक जो है, 4 ऑप्शन दे देगा, इन्वॉल्व नहीं है कुतुब मीनार से, या कुतुब मीनार से एसोसिएटेड नहीं है। तो 3 नाम दे देगा, ऐबक और दे देगा इल्तुतमिश, हाँ, और दे देगा आपको फिरोज शाह तुगलक। एक नाम कोई और दे देगा, कौन नहीं है एसोसिएटेड तो वो अलग हो जाएगा। या कौन एसोसिएटेड है तो ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी में से कोई एक नाम दे देगा आपके ऑप्शन में, और 3 नाम कोई और दे देगा। कौन एसोसिएटेड है, तो इन 4 नाम में से जो भी नाम आपके ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद देखिए दिल्ली में मदरसा ए मुइजी बनाता है। उसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनाता है। देखिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा को इंग्लिश में आप टॉम कह सकते हैं या आप कह सकते हैं मौसोलियम, ठीक है। तो मदरसा ए मुइजी बनवाता है। उसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा, मैंने बताया सुल्तानगढ़ी का मकबरे को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं टॉम या मौसोलियम। अब देखिए बनवाया कहां, मकबनपुर में, दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में ये मकबरा है सुल्तानगढ़ी का, मकबनपुर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। किसकी याद में? इसका बेटा था नसरुद्दीन महमूद, उसी की याद में इसने बनवाया। उसके बाद इसको भारत का प्रथम मकबरा कहा गया, इस्लामी पद्धति पर निर्मित, इस्लामी पद्धति में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा, प्रथम मौसोलियम, दैट इज बेस्ड ऑन इस्लामी सिस्टम। हाँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। ये मैं लिख भी देता हूं, इसी कारण से इसको कहा जाता है मकबरों का पितामह। तो ये आपसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मकबरों का पितामह या ग्रैंडफादर ऑफ मौसोलियम या टॉम, ये पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये इस्तेमाल हुआ है इल्तुतमिश के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में प्रथम मकबरा इस्लामी पद्धति पर किसी ने बनाया तो इल्तुतमिश ने बनाया। उसके बाद बदायूं में, देखिए दिल्ली में ये हो गया, ये 3 हो गए ना दिल्ली में, सुल्तानगढ़ी, ठीक है, यहां पर लिखता है सुल्तानगढ़ी गढ़ी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बदायूं में हौजे शमसी, बदायूं में हौजे शमसी, हौजे खास जामा मस्जिद। और नागौर राजस्थान में अतारकिन दरवाजा, ध्यान रखिएगा, नागौर राजस्थान में इसने क्या बनवाया, अतारकिन दरवाजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह स्थापत्य का काम है इसका। अब संरक्षण किसको दिया, यानी पैट्रनेज किसको दिया, जो स्कॉलर्स को, मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है। एक तो मिनहाजुद्दीन सिराज, इसी मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा किताबे तबाकत नासिरी, ध्यान रखिएगा, तबाकत ए नासिरी, ये किसने लिखा, ये लिखा मिनहाजुद्दीन सिराज ने, ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज का लिखा हुआ है
ये याद रखिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तबाकते नासिरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तबाकते नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज का इस नाम है। उसके अलावा मलिक ताजुद्दीन नासिरी भी एक कवि था। इसके अलावा मोइनुद्दीन औफी भी एक थे जिनको संरक्षण मिला था। तो एक तरह से सारा हमने यहां पर देख लिया। हाँ, तुर्काने चहलगानी या चालीसा या गुलामे चहलगानी द 40, इस 40 गुलामों का जो ग्रुप था वो क्या था, इकता व्यवस्था क्या थी, बेल ऑफ जस्टिस, कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा। रॉयल आर्मी के बारे में, हस्बे कल्ब किसे कहते थे, रॉयल आर्मी। करेंसी सिस्टम में आप टंका और जीतल के बारे में मैंने बता दिया। भारतीय राजत्व में ईरानी प्रथा की शुरुआत करने वाला, आप देखिए ये रजिया को इसने सुल्तान घोषित किया, क्योंकि ईरान में ये प्रथा थी कि राजकुमारियों को भी, प्रिंसेस को भी शासन दे दिया जाता था, सुल्तान बना दिया जाता था। उसी तरह से ये स्थापत्य में इसने जो किया, जिनको संरक्षण दिया। तो ये हमने पूरा देख लिया आज का जो पार्ट 1 वीडियो था इल्तुतमिश का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वो अपने शत्रुओं को, एनिमीज को, जो जैसे यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज और ताजुद्दीन यल्दौज जो कि गजनी में है, ठीक है, ताजुद्दीन यल्दौज जो कि गजनी में है, ठीक है। उसी तरह से नसरुद्दीन कबाचा जिसका प्रभाव सिंध पे है, मुल्तान पे है, लाहौर पे है, हाँ, उसको, और मंगोलों का आक्रमण हम देखेंगे। मंगोलों से अपने दिल्ली सल्तनत को कैसे बचाता है, कैसे चालाकी से बचाता है, मैंने थोड़ी बहुत बताई भी है, लेकिन वहां हम डिटेल देखेंगे। मंगोल के आ जाने से खुद ही नसरुद्दीन कबाचा जो है कमजोर हो जाएगा काफी, ठीक है, और उससे इल्तुतमिश को काफी हेल्प मिलेगा, आगे हम देखेंगे। उसके अलावा जो रिवोल्ट है, मुख्य रिवोल्ट बंगाल का, वो हम देखेंगे, साथ ही कुछ विक्ट्रीज भी देखेंगे। तो ये सब अगले वीडियो में, 1 या 2 वीडियो में, हो सकता है 1 में हो जाए, हो सकता है 2 वीडियो में करना पड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इल्तुतमिश पार्ट 2 में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।